नल एक ऐसा टूल जिसे अगर आप मास्टर कर लेते हो तो आप मोबाइल पर ही पीसी लेवल की एडिटिंग कर पाओगे, बट ये बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स साबित होता है। इसलिए आज की वीडियो के अंदर हम नल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद आप कुछ इस तरह की एनिमेशन ईजिली क्रिएट कर पाओगे। हो सकता है आप में से कई लोग नल लेयर का नाम पहली मर्तबा सुन रहे हो, तो आइए बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। नल एक ऐसा खाली ऑब्जेक्ट है जो खुद नजर नहीं आता, लेकिन जब हम दूसरी लेयर्स को उसके साथ लिंक करते हैं तो उनको कंट्रोल करने के काम आता है। एग्जाम्पल के तौर पर स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले इधर मैं चंद एक शेप्स को ऐड कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। प्लस वाले आइकन पर टैप करना है और इधर से अपनी मर्जी की कोई भी शेप ऐड कर लेनी है। नीचे मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल पर टैप करो और इसे अपने मुताबिक एडजस्ट कर लो। बिल्कुल इसी तरह मैंने दो और शेप्स को भी ऐड कर लिया है। अब प्लस वाले आइकन पर टैप करना है, इधर एलिमेंट एंड ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है और इधर से इस नल वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक और लेयर ऐड हो जाएगी। इस लेयर को हम नल लेयर कहते हैं। इस लेयर को ऐड करने पर हमारे प्रोजेक्ट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता जब तक हम कोई दूसरी लेयर इस लेयर के साथ लिंक नहीं करते। इसका प्रैक्टिकल अभी हम स्क्रीन पर देख लेते हैं। इस लेयर के ऊपर टैप करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल पर टैप करना है, इधर अपनी मर्जी के मुताबिक ड्रैग करो। अगर ध्यान से देखो तो ऐसा करने पर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। अब इन तीनों शेप्स वाली लेयर को इसके साथ लिंक करते हैं और उसके बाद टेस्ट करते हैं। जिस लेयर को लिंक करना चाहते हो सबसे पहले उसके ऊपर टैप करो, ऊपर इस डबल लेयर वाले आइकन पर टैप करो, इधर आपको नल वन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर टैप कर देना है। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आपकी वो लेयर नल के साथ कनेक्ट हो जाएगी। कनेक्ट होने के बाद डबल लेयर वाला आइकन कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसका मतलब है आपकी लेयर किसी दूसरी लेयर के साथ कनेक्ट हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह आपने दूसरी दो लेयर्स को भी इसके साथ कनेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद आप नल वाली लेयर पर टैप करो। अब नल के पास इन तीनों लेयर्स का कंट्रोल आ चुका है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल पर टैप करते हैं और इसे टेस्ट भी कर लेते हैं। अगर आप में से कोई बिगनर है तो उसने ये चीज़ ज़रूर ट्राई करनी है। पहले चंद एक लेयर्स को नल के साथ कनेक्ट करना है और उसके बाद इधर मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल पर आकर ड्रैग करना है। जैसे ही आप ड्रैग करोगे तो जो लेयर्स आपके नल के साथ लिंक होंगी उनके अंदर भी चेंजेस आएंगे। एग्जांपल के तौर पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आई होप इसका कुछ न कुछ यूज आपको समझ आ गया होगा। अब चीज़ों को थोड़ा सा एडवांस लेवल पर लेकर चलते हैं। अब प्रैक्टिकल करने से पहले चंद एक चीज़ें जानना आपके लिए ज़रूरी है। आगे जाकर जो भी हम एनिमेशंस क्रिएट करेंगे वो की फ्रेम्स की मदद से होंगी। उन दो की फ्रेम्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 2 सेकंड का होगा। ये टाइम ड्यूरेशन एक स्मूथ एनिमेशन क्रिएट करने के लिए बेस्ट है। आप इसको चेंज कर सकते हो, बस ये चीज़ आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करती है। लेट्स सपोज हमारी एक नल की एनिमेशन 2 सेकंड पर खत्म हुई है, तो जो हम दूसरा नल ऐड करेंगे वो उसे 10 फ्रेम पीछे ऐड करेंगे, यानी एक 20 पर। इस चीज़ को हम नल ओवरलैपिंग कहते हैं। नल ओवरलैपिंग का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी एक एनिमेशन खत्म होने से पहले दूसरी एनिमेशन शुरू हो जाए। इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए हम अपने प्रीवियस नल को न्यू नल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। बहुत होगी थ्योरी, अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले अलाइट मोशन के अंदर एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। उसके बाद आपने प्लस वाले आइकन पर टैप करना है। एग्जांपल के तौर पर दोबारा मैं शेप्स को ऐड कर रहा हूँ। इस बार आपने सिर्फ एक ही शेप को ऐड करना है। लास्ट टाइम हमने 3 शेप्स को ऐड किया था। इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल पर टैप करो, नीचे स्केल वाले ऑप्शन पर टैप करो। इसका स्केल मैं 500 पर सेट कर रहा हूँ। आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हो। अब इधर से बैक आओ, प्लस वाले आइकन पर टैप करो, एलिमेंट एंड ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर टैप करो और इधर से एक नल लेयर को ऐड कर लो। अब इस सर्कल वाली लेयर को नल लेयर के साथ कनेक्ट करना है। इसके लिए आपने इस लेयर के ऊपर टैप करना है, ऊपर की साइड इन डबल लेयर्स पर टैप करना है और इधर से नल 1 के साथ कनेक्ट कर देना है। इधर से बैक आकर नल वाली लेयर पर टैप करो, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल पर टैप करो। इधर स्टार्टिंग के अंदर एक की फ्रेम को ऐड कर दो। अब इस टाइम लाइन से एग्जैक्ट 2 सेकंड आगे जाना है। अगर एक स्मूथ एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हो तो ये टाइम ड्यूरेशन बेस्ट रहेगा। इधर आपने दूसरी की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब पहली की फ्रेम पर आओ, इस एरो पर टैप करना, आप डायरेक्ट पहली की फ्रेम पर आ जाओगे। अगर ध्यान से देखो तो अभी हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को सिलेक्ट किया हुआ है। इसके साथ ही आपको जेड एक्सिस वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपने इसके ऊपर टैप करना है। इधर अगर आप ऊपर की साइड ड्रैग करोगे तो ये प्लस की तरफ जाएगा, यानी कैमरे से दूर, और अगर नीचे की साइड ड्रैग करोगे तो ये माइनस की तरफ आएगा, यानी कैमरे के नजदीक। आपने नीचे की साइड ड्रैग करना है। नीचे की साइड इतना ड्रैग करना है कि हमारी सारी की सारी स्क्रीन इस सर्कल से फिल हो जाए। अब इन दोनों की फ्रेम्स के सेंटर में आओ, ग्राफ वाले आइकन पर टैप करो और इधर से 4th वाला ग्राफ सिलेक्ट कर लो। अब तक हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह की रेडी हुई है। अब दूसरी की फ्रेम से 10 फ्रेम पीछे आपने आना है। इधर आकर इन डिजिट्स पर एक बार टैप कर दो। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आपकी रेड लाइन ऐड हो जाएगी। अब दूसरी की फ्रेम पर जाओ
और इधर भी एक बार आकर डिजिट्स पर टैप कर दो। अब इस एरो पर टैप करो। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आप इससे पीछे जो भी रेड लाइन होगी उसके ऊपर आ जाओगे। नीचे प्लस वाले आइकन पर टैप करो, एलिमेंट एंड ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर टैप करो और इधर से नल 2 को ऐड कर लो। अब इस नल 1 को आपने नल 2 के साथ कनेक्ट कर देना है। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आपकी शेप ऑटोमेटिकली नल 2 के साथ भी कनेक्ट हो जाएगी। अब नल 2 वाले लेयर पर टैप करो, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल पर टैप करो और इधर 1:20 पर एक की फ्रेम को ऐड कर दो। एग्जैक्ट इससे 2 सेकंड आगे जाना है और इधर दूसरी की फ्रेम को ऐड कर देना है। इसी दूसरी की फ्रेम पर रहकर आपने Z एक्सिस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। दोबारा Z एक्सिस वाले ऑप्शन पर टैप करो, इधर आपने 1500 टाइप कर देना है। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आपका सर्कल कैमरे से दूर चला जाएगा। अब इधर से बैक हो, प्लस वाले आइकन पर टैप करो, इधर से दोबारा मैं एक शेप को ऐड कर लेता हूँ। इस शेप वाली लेयर पर टैप करना है, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल पर टैप करना है, नीचे स्केल वाले ऑप्शन पर टैप करना है और इधर से स्केल इसका 500 पर सेट कर देना है। अब दोबारा ऊपर मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल पर टैप करो, थोड़ा सा इसे साइड पर ड्रैग कर देना है, कुछ इस तरह। अब इस लेयर को आपने नल 2 के साथ कनेक्ट करना है। ऊपर की साइड डबल लेयर वाले आइकन पर टैप करो और नल 2 के साथ कनेक्ट कर दो। इसकी टाइम लाइन को भी सेट कर लेते हैं। इधर से बैक हो, नल 2 के बिल्कुल स्टार्ट में चले जाओ। मैंने इस तरह की कुछ रेड लाइंस ऐड की हुई हैं, आपने भी इन रेड लाइंस को ऐड कर लेना है। ऊपर इस एरो वाले आइकन पर टैप करो। अब आप नल 2 के बिल्कुल स्टार्ट में आ चुके हो। ऊपर वाली लेयर के ऊपर टैप करना है और नीचे की साइड इस आइकन पर टैप कर देना है। अब तक हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह की रेडी हुई है। इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। नल 2 के ऊपर टैप करना है और सेकंड की फ्रेम पर आना है। इसकी थोड़ी सी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की वैल्यू को एडजस्ट कर लेते हैं। इन दोनों की फ्रेम्स के सेंटर में आकर आपने कुछ इस तरह का ग्राफ ऐड कर लेना है। अब नल 2 की दूसरी की फ्रेम से तकरीबन 10 फ्रेम पीछे आना है, 3:10 पर। इधर आकर प्लस वाले आइकन पर टैप करना है, एलिमेंट एंड ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है और तीसरी नल लेयर को ऐड कर लेना है। अब दूसरी नल लेयर को आपने तीसरी नल लेयर के साथ कनेक्ट कर देना है। ये करने के बाद इधर से बैक हो, तीसरी नल लेयर पर टैप करो, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल पर टैप करो, इसके स्टार्ट के अंदर की फ्रेम को ऐड कर दो। एग्जैक्ट इससे 2 सेकंड आगे जाना है और दूसरी की फ्रेम को ऐड कर देना है। नीचे की साइड जो शेप्स थी उनकी टाइमलाइन कम पड़ना शुरू हो गई है, इसलिए सबसे पहले इनकी टाइमलाइन को बढ़ा लेते हैं। टाइमलाइन के आखिर पर जाना है और अपनी ऑब्जेक्ट वाली लेयर पर टैप करना है, फिर नीचे इस आइकन पर टैप कर देना है। बिल्कुल इसी तरह आपने दूसरे ऑब्जेक्ट की भी टाइमलाइन को बढ़ा लेना है। ये करने के बाद आपने तीसरी नल लेयर पर टैप करना है, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल पर टैप करना है और सेकंड की फ्रेम पर आ जाना है। Z एक्सिस वाले ऑप्शन पर टैप करो, इसकी वैल्यू को 1500 पर सेट कर दो। ये करने के बाद इधर से बैक हो, प्लस वाले आइकन पर टैप करो और दोबारा मैं शेप को ऐड कर रहा हूँ। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल पर टैप करना है, नीचे की साइड स्केल वाले ऑप्शन पर टैप करना है और इसकी वैल्यू को 500 पर सेट कर देना है। दोबारा ऊपर मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल पर टैप करो और इसे कुछ इस तरह साइड पर एडजस्ट कर लो। इस शेप लेयर को आपने नल 3 के साथ कनेक्ट कर देना है। ये करने के बाद नल 3 वाली लेयर की बिल्कुल स्टार्ट में आ जाओ और इस ऊपर वाली लेयर पर टैप करो, जो लेयर अभी अभी हमने ऐड की थी। नीचे की साइड इस ऑप्शन पर टैप कर दो। मैंने इधर शेप्स को ऐड किया, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। अब इधर एक चीज की कमी महसूस हो रही है। नल 3 वाली लेयर पर टैप करो, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल पर टैप करो, इधर से ग्राफ वाले आइकन पर टैप करना है और 4th वाला ग्राफ ऐड कर देना है, ईज इन आउट। इस लेयर की सेकंड की फ्रेम पर आना है और इसको कुछ इस तरह साइड पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। याद रहे मैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की वैल्यू को एडजस्ट कर रहा हूँ, ना कि Z एक्सिस की वैल्यू को। अब अगर ध्यान से देखो तो इस तरह का बॉक्स खुद ब खुद आ रहा है हमारी एनिमेशन के अंदर, लेकिन हमने इस बॉक्स को ऐड नहीं किया था। इसको रिमूव करने के लिए आपने पहली वाली नल लेयर के आई के ऊपर टैप कर देना है। अब हम कुछ इस तरह की एनिमेशन क्रिएट करेंगे। ये एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले आप पेपर पेन उठाओ और कुछ चीज़ों को लिख लो। जो भी हमारा बैकग्राउंड होगा उसकी Z एक्सिस की वैल्यू 1500 होगी, जो भी हमारा मेन कैरेक्टर होगा उसकी Z एक्सिस की वैल्यू 400 होगी और जो भी हमारा सीन चेंजिंग ऑब्जेक्ट होगा उसकी Z एक्सिस की वैल्यू -200 होगी। बाकी इसका प्रैक्टिकल भी अभी हम देख लेते हैं। इसके लिए मैंने लाइट मोशन के अंदर एक नया प्रोजेक्ट बना लिया है। अब प्लस वाले आइकन पर टैप करना है, मीडिया वाले ऑप्शन पर टैप करना है, इधर इस आइकन पर टैप करो और इधर से अपने मेन कैरेक्टर और बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लो। दोनों को इकट्ठा सिलेक्ट करने के लिए इन 3 लेयर्स पर टैप करना। अब आप मल्टीपल चीजें सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपने इधर इस आइकन पर टैप करना है। अब इधर इस साइड पर 3 लेयर्स पर लॉन्ग प्रेस करो और नीचे की साइड ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। इसकी मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल पर टैप करना है और इसकी Z एक्सिस की वैल्यू को 1500 पर सेट कर देना है। अगर ध्यान से देखो तो हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल छोटा हो गया है। इसके लिए नीचे आपने स्केल वाले ऑप्शन पर टैप करना है और इसका साइज बढ़ा लेना है। इसका साइज इतना इंक्रीज करना है कि ये सारी
सारी की सारी स्क्रीन को फिल कर ले। अब इस करेक्टर वाली लेयर पर टैप करो, ऊपर की साइड इन 3 डॉट्स पर टैप करो, इधर से फ्लिप हॉरिजॉन्टल वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी पीएनजी साइड से कट हुई है। अगर आपकी करेक्टर की पीएनजी ठीक है तो आपने ऐसा नहीं करना, वो दूसरी साइड पर एडजस्ट नहीं होती थी, इसलिए मैंने ये किया है। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल पर टैप करो, इसकी Z एक्सिस वाले ऑप्शन पर टैप करो और इधर इसकी वैल्यू को 400 पर सेट कर दो। ये करने के बाद नीचे स्केल वाले ऑप्शन पर टैप करना है और इसका स्केल अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। मैं दोबारा ऊपर मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल पर टैप करके इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। आपने ये एडजस्टमेंट्स अपने कैरेक्टर के मुताबिक करनी है। अब हमें चाहिए एक सीन चेंजिंग ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमें एक सीन से दूसरे सीन में जाने में मदद करे। मेरे पास एक डोर की पीएनजी पड़ी है तो मैं उसे ऐड कर लेता हूँ। अब इसकी मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल पर टैप करना है और इसकी Z एक्सिस की वैल्यू को -200 पर सेट कर देना है। नीचे स्केल वाले ऑप्शन पर टैप करो और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लो, कुछ इतना। दोबारा ऊपर मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल पर टैप करो, इधर X एक्सिस एंड Y एक्सिस वाले ऑप्शन पर टैप करो और इसे कुछ इस तरह एक साइड पर एडजस्ट कर दो। इस साइड से हमारा दूसरा सीन एनिमेट होगा। जिस साइड से आपने अपना दूसरा सीन एनिमेट करना है उस साइड पर आपने इस डोर को रखना है या जो भी आपका सीन चेंजिंग ऑब्जेक्ट होगा। इधर से बैक आकर इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है और इसके अंदर गाजियन ब्लर इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर देना है। इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, इसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू को इतना इंक्रीज करना कि इसके हार्ड एजेस साइड से ब्लर हो जाएं, कुछ इस तरह। इसी के साथ हमारा पहला सीन रेडी हो चुका है। अब प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करो, एलिमेंट एंड ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर टैप करो। क्योंकि हमारा सीन 3D होने वाला है तो हमें इस कैमरा लेयर की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस पर टैप कर दो। अब इधर इस ऑप्शन पर टैप करो, इधर इस ऑप्शन पर टैप करके कैमरा लेयर को एनेबल कर दो। दोबारा नीचे इसी ऑप्शन पर टैप करके इसको क्लोज कर लो। इधर से बैक आओ, प्लस वाले आइकन पर टैप करना है, एलिमेंट एंड ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है और एक नल लेयर को ऐड कर लेना है। अब इसको एनिमेट करने से पहले टाइमलाइन को इंक्रीज कर लेते हैं ताकि हमें बाद में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। मैं 20 सेकंड तक टाइमलाइन को इंक्रीज कर लेता हूँ, आपने अपनी कंडीशंस के मुताबिक देख लेना है। एक लेयर की टाइमलाइन को इंक्रीज कर लेना, बाकी लेयर्स पर लॉन्ग प्रेस करके उनको सिलेक्ट कर लेना, फिर नीचे की साइड कुछ इस तरह का आइकन शो होगा, उसके ऊपर टैप कर देना है। अब इस कैमरा लेयर पर टैप करना है और इसे नल 1 के साथ कनेक्ट कर देना है। इधर से बैक आओ, नल वाली लेयर पर टैप करो, इसकी मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल पर टैप करो और इसके स्टार्ट के अंदर एक की फ्रेम को ऐड कर दो। इस टाइमलाइन से एग्जैक्ट 2 सेकंड आगे जाना है और दूसरी की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब पहली वाली की फ्रेम पर आना है और इधर आकर Z एक्सिस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। इस बार आपने जूम करना है। जूम करने के लिए इस पैनल पर ऊपर की साइड ड्रैग करना, अच्छी तरह जूम करके आपने इसकी X एक्सिस एंड Y एक्सिस की वैल्यू को एडजस्ट कर लेना है। मैं इसे कुछ इस तरह विंडो पर जूम कर रहा हूँ। ये करने के बाद इन दोनों की फ्रेम्स के सेंटर में आना है, ग्राफ वाले ऑप्शन पर टैप करना है और इधर से 4th वाला ग्राफ सिलेक्ट कर लेना है। अब जो नल लेयर पर आपने दूसरी की फ्रेम ऐड की थी उससे 10 फ्रेम पीछे आना है, यानी 1:20 पर। इधर आकर प्लस वाले आइकन पर टैप करो, एलिमेंट एंड ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर टैप करो और दूसरी नल लेयर को ऐड कर लो। आगे जाने से पहले सीन चेंजिंग ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। इससे आपने कुछ इस तरह एडजस्ट करना है ताकि जब जूम आउट हो तो देखने वाले को पता चले कि इधर हमने कोई ऑब्जेक्ट देखा था। यही ऑब्जेक्ट आगे जाकर हमें सीन चेंज करने में मदद करेगा। अब इधर से बैक हो, नल 1 को नल 2 के साथ कनेक्ट कर दो। ये करने के बाद नल 2 वाली लेयर के ऊपर टैप करो, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल पर टैप करो और इसके स्टार्ट के अंदर की फ्रेम को ऐड कर दो। अब इससे एग्जैक्ट 2 सेकंड आगे जाना है। इधर आकर दूसरी की फ्रेम को ऐड कर दो। इसी दूसरी की फ्रेम पर रहकर आपने Z एक्सिस वाले ऑप्शन पर टैप करना है और इसे जूम इन करना है। एग्जांपल के तौर पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसे कुछ इस तरह सेंटर के अंदर एडजस्ट करना है। ये करने के बाद इन दोनों की फ्रेम्स के सेंटर में आओ, ग्राफ वाले ऑप्शन पर टैप करो और इधर से 4th वाला ग्राफ ऐड कर दो। अब तक हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह की रेडी हुई है। अब जो दूसरे नल की दूसरी की फ्रेम थी उससे 10 फ्रेम पीछे आना है। इधर आकर प्लस वाले आइकन पर टैप करना है, एलिमेंट एंड ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है और नल 3 को ऐड कर लेना है। इधर से बैक आकर नल 2 को नल 3 के साथ कनेक्ट कर दो। ये करने के बाद दोबारा नल 3 वाली लेयर के ऊपर टैप करना है, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करना है और इसके स्टार्ट के अंदर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब इस टाइम लाइन से एग्जैक्ट 2 सेकंड आगे जाओ और दूसरी की फ्रेम को ऐड कर दो। अब इसी दूसरी की फ्रेम पर रहकर आपने उस साइड पर ड्रैग करना है जिधर हमारा सीन चेंजिंग ऑब्जेक्ट था। इधर इतना ड्रैग करना है कि हमारा ये जो डोर है ये स्क्रीन की दूसरी साइड से आउट हो जाए। अगर ध्यान से देखो तो हमारा बैकग्राउंड एक्स्ट्रा पड़ रहा है, इसे फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो। इधर Y एक्सिस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और इसकी वैल्यू को 0 कर देना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारा सीन एनिमेशन के दौरान ऊपर नीचे मूव करे। इन दोनों की फ्रेम्स के सेंटर में आना है, ग्राफ वाले आइकन पर टैप करना है और इधर से 4th वाला ग्राफ ऐड कर देना है। अब एक बार सारी एनिमेशन को ध्यान से देखो। पहले हमारा सीन जूम आउट हुआ है, फिर जूम इन हुआ है। जूम इन होने
के दौरान जैसे ही हमारा सीन चेंजिंग ऑब्जेक्ट स्क्रीन से आउट होगा उधर उसे आपने स्प्लिट कर देना है। अब इस साइड पर लॉन्ग प्रेस करके इसकी लेयर को नीचे ले आओ, इसे दूसरी डोर वाली लेयर के ऊपर रखना है। अब उस टाइमलाइन पर जाना है जिधर ये ऑब्जेक्ट सेंटर में आता है। अब इसकी लेयर पर टैप करो, इसकी मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल पर टैप करो, नीचे इसके स्केल वाले ऑप्शन पर टैप करो और इसका साइज इंक्रीज कर लो। इसका साइज इतना इंक्रीज करना है कि ये जो बैक पे सीन है सारे सीन को ये कवर कर ले। अगर ध्यान से देखो तो जिधर हमने स्प्लिट किया था उधर थोड़ी सी प्रॉब्लम पेश आ रही है। जिस डोर वाली लेयर का साइज इंक्रीज किया था उसके ऊपर टैप करो, इसकी मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो और इसे साइड पर ड्रैग करो। इतना ड्रैग करना है कि ये एक बार सीन से आउट हो जाए। अब उस टाइमलाइन पर आना है जिधर ये सारे सीन को कवर कर लेता है। इधर आपने अपनी कैरेक्टर वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, लॉन्ग प्रेस करना है तो आपकी कैरेक्टर वाली लेयर सिलेक्ट हो जाएगी। बैकग्राउंड वाली लेयर को भी सिलेक्ट कर लेना और उसे स्प्लिट राइट कर देना, क्योंकि इससे आगे हमारा दूसरा सीन स्टार्ट होगा। अगर ध्यान से देखो तो अभी तक ये सारा का सारा डोर हमारे सीन से आउट नहीं हुआ। इसके लिए सबसे ऊपर वाली नल लेयर के ऊपर टैप करना है, इसकी सेकंड की फ्रेम पर आना है, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल पर जाकर इसे साइड पर ड्रैग कर लेना है। वाई एक्सिस वाले ऑप्शन पर टैप करके इसको 0 पर सेट कर देना। अब इस की फ्रेम से हल्का सा आगे जाना है, प्लस वाले आइकन पर टैप करना है, मीडिया वाले ऑप्शन पर टैप करना है, इधर साल वाले सेक्शन पर टैप करो। इधर से दोबारा अपने बैकग्राउंड और कैरेक्टर को इम्पोर्ट कर लो। इम्पोर्ट करने के बावजूद हमें कोई चीज शो नहीं हो रही, ये चीजें किधर गई हैं अभी हम देख लेते हैं। इधर इस ऑप्शन पर टैप करो और इधर से 2-3 मरतबा आपने इस माइनस वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। अगर ध्यान से देखो तो ये हमारा सीन चेंजिंग ऑब्जेक्ट था और ये वो मटेरियल है जिसे अभी अभी हमने इंपोर्ट किया है। मैं एक मरतबा बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट पर सेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही दिखाई दे। अब जो बैकग्राउंड हमने अभी अभी इंपोर्ट किया था उसकी लेयर के ऊपर टैप करो, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो। इधर आपने इसे साइड पर ड्रैग करके इसे व्हाइट फ्रेम के अंदर लाना है और इसकी Z एक्सिस की वैल्यू को 1500 पर सेट कर देना है। यही काम आपने अपनी कैरेक्टर PNG के साथ भी करना है, बस उसकी Z एक्सिस की वैल्यू को 400 पर सेट कर देना है। ये दोनों फ्रेम के अंदर आ चुके हैं। अब मैं इसे दोबारा जूम कर लेता हूँ। इनकी Z एक्सिस की वैल्यू को ऐसे ही सेट करना है जैसे मैंने बताया था। बाकी इनका स्केल भी आपने अपनी कंडीशंस के मुताबिक एडजस्ट करना है और इनको अच्छे तरीके से फ्रेम के अंदर फिट कर लेना है। ये करने के बाद इन दोनों लेयर्स पर लॉन्ग प्रेस करो और सिलेक्ट कर लो। उस टाइमलाइन पर आओ जिधर ये डोर हमारी सारी स्क्रीन को कवर कर लेता है। इधर आकर आपने इस ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना है। अब तक हमारा सीन कुछ इस तरह का बन चुका है। अब ऊपर की साइड जो नल होगा उसकी जो लास्ट की फ्रेम होगी उससे 10 फ्रेम पीछे हो, प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करो, एलिमेंट एंड ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर टैप करो और दोबारा एक नल लेयर को ऐड कर लो। अब नल 3 को आपने नल 4 के साथ कनेक्ट कर देना है। अब नल 4 वाली लेयर के ऊपर टैप करो और इसके स्टार्टिंग के अंदर की फ्रेम को ऐड कर दो। इससे एग्जैक्ट 2 सेकंड आगे जाना है और दूसरी की फ्रेम को ऐड कर देना है। दूसरी की फ्रेम पर आपने इसे जूम करना है। जूम करके इसे अच्छे से अपने कैरेक्टर के मुताबिक एडजस्ट कर लेना। जैसे मैं इस कैरेक्टर को सेंटर के अंदर रखना चाहता था तो मैंने उसके मुताबिक सेट कर लिया है। अब इन दोनों की फ्रेम्स के सेंटर में आना है, ग्राफ वाले ऑप्शन पर टैप करना है और इधर से 4th वाला ग्राफ ऐड कर देना है। अब सिर्फ एक चीज की कमी है और वो है सीन चेंजिंग ऑब्जेक्ट। मुश्किल काम से बचने के लिए जो हमने लास्ट टाइम सीन चेंजिंग ऑब्जेक्ट ऐड किया था उसे ही कॉपी कर लो और इधर आकर पेस्ट कर दो। दोबारा इस ऑप्शन पर टैप करो और इधर से थोड़ा सा जूम आउट कर लो। अब इस डोर वाली लेयर को कुछ इस तरह इस साइड पर एडजस्ट करना है। ये करने के बाद इस डोर वाली लेयर पर लॉन्ग प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसकी टाइमलाइन को कैरेक्टर और बैकग्राउंड वाली लेयर के बराबर कर लेना है। अब तीसरे नल की दूसरी की फ्रेम पर जाना है, इससे हल्का सा आगे, ताकि पता लग सके ये डोर कितना सीन के अंदर है। ये बहुत ज्यादा सीन के अंदर आ रहा है, इसलिए इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो और इसे थोड़ा सा साइड पर ड्रैग कर दो, कुछ इस तरह। अब इस डोर वाली लेयर की टाइमलाइन कैरेक्टर और बैकग्राउंड वाली लेयर की टाइमलाइन के बराबर कर लेनी है। इसी के साथ हमारा दूसरा सीन भी एनिमेट हो चुका है। अब जो हमने चौथा नल ऐड किया था उसकी दूसरी की फ्रेम से 10 फ्रेम पीछे आना है। इधर आकर प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करो, एलिमेंट एंड ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर टैप करो और इधर से नल 5 को ऐड कर लो। अब इधर से बैक आकर नल 4 को नल 5 के साथ कनेक्ट कर दो। दोबारा नल 5 वाली लेयर पर आना है, इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल पर टैप करना है और इसके स्टार्ट के अंदर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। इससे एग्जैक्ट 2 सेकंड आगे जाना है और इधर दूसरी की फ्रेम को ऐड कर देना है। इसी दूसरी की फ्रेम पर रहकर आपने इसे साइड पर ड्रैग करना है, उस साइड पर जिधर हमारा सीन चेंजिंग ऑब्जेक्ट है। दोबारा इतना ड्रैग करना है कि ये जो डोर है ये हमारे सीन से आउट हो जाए। ये करने के बाद इसके वाई एक्सिस वाले ऑप्शन पर टैप करो और इसकी वैल्यू को 0 पर सेट कर दो।
ग्राफ वाले ऑप्शन पर टैप करके इधर से फोर्थ वाला ग्राफ ऐड कर दो। अब दोबारा उस टाइमलाइन पर जाना है जिधर ये डोर सारे सीन को कवर कर लेता है। इधर आकर इस कैरेक्टर और बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करो और इन्हें ट्रिम राइट कर दो, क्योंकि इससे आगे हमारा तीसरा सीन एनिमेट होगा। अब जो 5वें नल की दूसरी की फ्रेम थी उससे थोड़ा सा आगे जाना है। इधर आकर आपने कैरेक्टर और बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इधर इस ऑप्शन पर टैप करना है और इधर से कॉपी लेयर वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। दोबारा इस ऑप्शन पर टैप करो और इधर पेस्ट लेयर वाले ऑप्शन पर टैप कर दो। बहुत ज्यादा ड्रैग करने से बचने के लिए मैंने इन लेयर्स को कॉपी करके पेस्ट कर लिया है। अब बैकग्राउंड वाली लेयर के ऊपर टैप करना है, इसकी कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पर टैप करना है। इधर से इस मीडिया वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो। अब सिंपली किसी दूसरे बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लो। इधर से इस फिट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना है, बैक आना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करना है। नीचे स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो। मैं पहले स्केल छोटा कर लेता हूँ ताकि मुझे समझ आ सके ये बैकग्राउंड कितना बड़ा है। अब ऊपर मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करना है और इसे अच्छे तरीके से सेंटर के अंदर एडजस्ट कर लेना है। ये करने के बाद दोबारा स्केल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इसका साइज अपनी स्क्रीन के मुताबिक इंक्रीज कर लो। इसे अच्छे तरीके से स्क्रीन के अंदर फिट करना है। अब कैरेक्टर वाली लेयर के ऊपर टैप करना है, इसकी मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करना है और इसे साइड पर ड्रैग करके इसे सेंटर के अंदर लाना है। इसका स्केल बहुत ज्यादा है तो वो भी मैं कम कर लेता हूँ, आपने अपने कैरेक्टर के मुताबिक देख लेना है। ये करने के बाद इसके कलर एंड फिल वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो। इधर इस मीडिया वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और दोबारा से कोई कैरेक्टर चेंज कर लेना है। चेंज करने के बाद नीचे इस फिट वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना। अब इधर से बैक आकर इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करना है और उसे अच्छे तरीके से सेंटर के अंदर एडजस्ट कर लेना है। इधर से बैक आकर इन दोनों लेयर्स पर लॉन्ग प्रेस करके इनको सिलेक्ट कर लो और उधर तक इसकी टाइमलाइन को इंक्रीज करना है जिधर तक ये डोर हमारे सारे सीन को कवर कर लेता है। अब हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह की हो चुकी है। अब जो भी हमने लास्ट नल ऐड किया था उसकी जो दूसरी की फ्रेम थी उसे 10 फ्रेम पीछे आना है, प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना है, एलिमेंट एंड ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है और एक और नल लेयर को ऐड कर लेना है। अब इससे पहली वाली नल लेयर को नई नल लेयर के साथ कनेक्ट कर दो। ये करने के बाद इधर से बैक आओ, नई नल लेयर पर टैप करो, उसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले पैनल के ऊपर टैप करो और इसके स्टार्ट के अंदर एक की फ्रेम को ऐड कर दो। इससे एग्जैक्ट 2 सेकंड आगे जाना है और इधर दूसरी की फ्रेम को ऐड कर देना है। इसी दूसरी की फ्रेम पर रहकर आपने जूम करना है। इसे अच्छे तरीके से सेंटर के अंदर एडजस्ट कर लेना है। ये करने के बाद इन दोनों की फ्रेम्स के सेंटर में आना है, ग्राफ वाले ऑप्शन पर टैप करके इधर से फोर्थ वाला ग्राफ ऐड कर देना है। अब इस दूसरी की फ्रेम से थोड़ा सा आगे जाना है। इस टाइमलाइन से आगे जितनी भी एक्स्ट्रा लेयर्स हैं उन पर लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट कर लो और उनको ट्रिम राइट कर दो। इस वीडियो का मकसद आपको नल की हायरार्की को समझाना था, जो कि मुझे लगता है पूरा हो गया है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आपके ज़हन में आती है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हो। अगर इस एनिमेशन को और भी इम्प्रूव करना चाहते हो तो इसके अंदर मल्टीपल इफेक्ट्स को ऐड कर लेना। जैसे अगर आपका सीन चेंजिंग ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा विजिबल हो तो उसके अंदर गार्जियन ब्लर इफेक्ट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर लेना। अगर आपको लगता है कि आपका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा शार्प है तो इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को डिक्रीज कर लेना। इसके अलावा इस एनिमेशन के अंदर और भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं, बस ये चीज आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करती है। अब इसको एचडी के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इस एनिमेशन को इधर से एक्सपोर्ट कर लो। एक्सपोर्ट करने के बाद आपने इसे नए प्रोजेक्ट के अंदर दोबारा ऐड कर लेना है और इसी एनिमेशन को दोबारा डुप्लीकेट कर लेना है। ऊपर वाली लेयर के ऊपर टैप करना, इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना और इधर गार्जियन ब्लर इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर देना। इसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर लो। इधर से बैक आओ, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो, नीचे लाइटन वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करो और इधर से स्क्रीन सिलेक्ट कर लो। अगर आपको लगे कि इसका ग्लो ज्यादा है तो आपने इसकी ओपेसिटी की वैल्यू को लो कर लेना है।